हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको दो थ्योरी बताई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो दोनों ही हमारे फेल हो गए थे। उसके बाद हमारा थर्ड मॉडल आया था, वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इसमें क्या बोला गया? इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की फॉयल ली, यानी कि सोने की परत ली, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स को फॉल गिराया और देखा कि क्या वो उसके आर पार होते हैं या नहीं होते। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, तेज़ गति से चल रहे जो अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया, ताकि हमें पता लगे कि क्या वो रिफ्लेक्ट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं या नहीं होते। ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉयल। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि इन्होंने गोल्ड की ही फॉयल क्यों ली? बिकॉज ही वॉन्टेड थिन लेयर, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए थी, बहुत ही पतली लेयर चाहिए थी जो कि सिर्फ गोल्ड की ही बन सकती थी। दिस गोल्ड फॉयल वॉज 1000 अबाउट थिक। ये कितनी पतली थी? 1000 टाइम। अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो हमारे पॉजिटिव चार्ज थे, एंड डबली चार्ज, वो डबली चार्ज भी थे। कंसीडर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों लिया इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को? क्योंकि उनकी अमाउंट थी जो एनर्जी की, वो बहुत ज़्यादा थी, ताकि वो तेज़ी से उस गोल्ड फॉयल पर गिर सकें। अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम। अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया, वो डिफ्लेक्ट हो गए वहाँ पर गोल्ड के फॉयल से। अल्फा पार्टिकल पर मच हैवियर देन प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी थे प्रोटॉन से। बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। बट ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स का रिजल्ट निकला था वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जैसा कि रदरफोर्ड ने सोचा भी नहीं था। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? सोचा या तो वो पार हो जाएगी या फिर पास नहीं होगी। पर इन्होंने क्या देखा उस एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने तीन चीज़ें नोटिस की। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट। जो तेज़ी से आई अल्फा पार्टिकल्स वो एकदम सीधी चली गई, यानी कि गोल्ड फॉयल को पार चली गई। बट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि वो एक कोन में 60 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल से वापस आ गए, जैसे कि आपको दिखाया गया है। और कुछ पार्टिकल्स थे, अबाउट 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। वो क्या हो गया, रीबाउंड, जैसे गए थे वो वैसे ही सीधे वापस आ गए। तो ये तीन चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। किसने ऑब्जर्व की? रदरफोर्ड ने। किस चीज़ की फॉइल ली थी उन्होंने? गोल्ड की फॉइल ली थी। किस पार्टिकल्स को फॉल कराया था? अल्फा पार्टिकल्स को। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए हर थ्योरी के बारे में, कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने क्या देखा? इसका मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जो एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस है वो खाली है, तभी तो पार्टिकल इजीली पास हो गए, बाहर चले गए। बट फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। पर जो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, यानी कि वापस घूम कर आए थे या तिरछे चले गए थे, वो इंडिकेट करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज था वो कुछ ही जगह पर प्रेजेंट है। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? हमारे पॉजिटिव। तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ से डिफ्लेक्ट वापस आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। बट सम वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। कुछ क्या हुए? 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि जिस तरीके से वो गए थे उसी तरीके से वापस आ गए। पॉजिटिव चार्ज हैवी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही थोड़ी सी जगह पर प्रेजेंट है। इन सब डाटा से क्या कैलकुलेट किया गया कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की, वो 10⁵ टाइम लेस है रेडियस ऑफ एटम के। ये कंक्लूज़न निकाला रदरफोर्ड ने, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। देयर इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एटम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसपे क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जब इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये इसके सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम के कंपेयर में। ये इसके कुछ फीचर्स है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द रदरफोर्ड मॉडल्स फीचर्स। उसके बाद लास्ट में इसकी ड्रॉबैक क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियाँ थी? द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। रदरफोर्ड ने ये तो बोला कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, बट ये नहीं बताया सर्कुलर पाथ में कितनी देर तक मूव करेंगे, क्या वो स्टेबल हैं या नहीं हैं। तो इसलिए ये थ्योरी भी हमारी फेल हो गई। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज़ एनर्जी। जो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते जाते हैं, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फॉल डाउन हो जाएंगे, न्यूक्लियस में ही
मिल जाएंगी, इसलिए इस थ्योरी को वैलिड नहीं माना गया। सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। यहाँ पर हमने एटम को हाईली अनस्टेबल बोला और ये थ्योरी फेल करके फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने हमें बताया कि ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बट वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं ये हमें इन्होंने बताया। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ स्पेशल ऑर्बिट होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। दीज ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन ऑर्बिट और शेल्स को हम एनर्जी लेवल कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना इजीली, यानी कि एक घर होता है उनका, वो उसमें इजीली मूव करता है, ना उससे बाहर जाएगा ना उससे अंदर आएगा। दीज ऑर्बिट्स और शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। इनको हमने रिप्रेजेंट किया KLMN शेल से और नंबर दिए इनको 1 2 3 4 आगे जितने भी होंगे वो। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, बीच में न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो इलेक्ट्रॉन अपने अपने सर्कल में यहाँ पर रिवॉल्व करेंगे, ना तो इसके बाहर जाएंगे ना अंदर आएंगे, तो इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को भी रेडिएट नहीं करेंगे और ना ही न्यूक्लियस में डिज़ोल्व होंगे। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम थ्योरी को वैलिड माना गया और अभी तक इतनी ही थ्योरी दी गई हैं, तो उस पर आपको सारी थ्योरीज बतानी होंगी एक के बाद कि वो थ्योरी दी किसने, वो फेल क्यों हुई, उसका रीज़न क्या था, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई। तो ये एक सीक्वेंस में ही आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस में पता होगी तो आपको इजीली लर्न भी होगी और आप आगे वाली में उसकी कमियां भी बता पाएंगे और उसके बाद वो दूसरी क्यों आई ये भी बता पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।